नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव या स्मैप मिशन किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, यूएसए या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएसए। नासा का सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव या स्मैप मिशन पृथ्वी की कक्षा में मिट्टी में नमी के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है। यह पृथ्वी की सतह पर हर जगह मिट्टी के शीर्ष 2 इंच में पानी की मात्रा को मापता है। यह इस बात की जानकारी भी दे सकता है कि मिट्टी के भीतर का पानी जम गया है या पिघल गया है। स्मैप के आंकड़े वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेंगे कि परमाफ्रॉस्ट कहां और कितनी जल्दी पिघल रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएसए। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर के बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि पीटीआर का 1/4 हिस्सा केन बेतवा नदियों को जोड़ने के कारण जलमग्न हो जाएगा। 2339 वर्ग किलोमीटर का नया टाइगर रिजर्व नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में फैला होगा। इसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा जाएगा, इसलिए विकल्प डी सही है। पीटीआर को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा ताकि बाघों की प्राकृतिक आवाजाही नए रिजर्व में हो सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22वें विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, पेरिस, दुबई या फिर जिनेवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुबई। हाल ही में दुबई में 22वें विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। यह वैश्विक सम्मेलन क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की सबसे विशिष्ट सभाओं में से एक है। इस सम्मेलन में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो निवेशक, नीति निर्माता, प्रमुख सरकारी प्रतिनिधि आदि भाग लेते हैं। आपको बता दें कि ब्लॉकचेन तकनीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी डिजिटल करेंसी या डिजिटल चीज के रिकॉर्ड को रखा जा सकता है। सरल शब्दों में समझा जाए तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दुबई। अगला प्रश्न है, मिशन लाइफ का संबंध किससे है? पशुओं का टीकाकरण, जलवायु परिवर्तन, स्कूली शिक्षा या फिर रोगियों की सुरक्षा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की। लाइफ मिशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट। इस मिशन का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने की कोशिश करना है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसके लिए 3 नियम बनाए गए हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यह मिशन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाता है, जिसमें हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगामी संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यह खेल प्रतियोगिता 31 जनवरी 2023 से शुरू होकर 11 फरवरी 2023 को समाप्त होगी। यह इन खेलों का 5वां संस्करण होगा, जिसमें कुल 27 स्पर्धाएं होंगी। इन खेलों के इतिहास में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी या फिर इटली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया। इंटरपोल या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी। इसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं। यह सदस्य देशों में पुलिस बलों को उनके कार्यों को बेहतर ढंग से समन्वित करने में मदद करता है। यह सदस्य देशों को अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा करने और एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, डिजिटल रुपया यानी ई रुपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह कागजी मुद्रा के समान होगा। 2, इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक से नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी या डिजिटल रुपया जारी करने के उद्देश्यों, विकल्पों, लाभों और जोखिमों की गणना करते हुए एक नोट जारी किया। सीबीडीसी को डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कानूनी निविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह डिजिटल किंतु कागजी मुद्रा के समान होगा, इसलिए कथन 1 सही है। इसके अलावा इसे कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह भुगतान के माध्यम और मूल्य के एक संरक्षित भंडार के रूप में कार्य करेगा। इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक से नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्टो जैकिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्रिप्टो करेंसी, खनन तकनीक, तेल अन्वेषण उपकरण या फिर साइबर हमला? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साइबर हमला। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की पहली छमाही की तुलना में 2022 की पहली छमाही में कंप्यूटर सिस्टम पर क्रिप्टो जैकिंग हमले 30% बढ़कर 66.7 मिलियन हो गए हैं। क्रिप्टो जैकिंग एक साइबर हमला है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस को हमलावर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसके संसाधनों का उपयोग अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए किया जाता है। रैंसमवेयर हमलों पर कार्रवाई साइबर अपराधियों को वैकल्पिक तरीकों की तलाश करने के लिए मजबूर कर रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, साइबर हमला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV के संबंध में सही नहीं है? यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की जगह लेगा। इसमें पूरी तरह से क्रायोजेनिक प्रोपल्शन होगा। यह 3 चरणों वाला पुनः प्रयोज्य भारी भरकम वाहन होगा, या फिर इसमें जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 10 टन की पेलोड क्षमता होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें पूरी तरह से क्रायोजेनिक प्रोपल्शन होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV विकसित कर रहा है। यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV जैसे परिचालन प्रणालियों की जगह लेगा। NGLV में यह 3 चरणों वाला पुनः प्रयोज्य भारी भरकम वाहन होगा। इसमें जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 10 टन की पेलोड क्षमता होगी। इसमें बूस्टर चरणों के लिए सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन होगा जो सस्ता और कुशल है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसका उपयोग संचार उपग्रहों, अंतरिक्ष मिशन, भविष्य की मानव अंतरिक्ष उड़ान और कार्गो मिशनों को लॉन्च करने में होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें पूरी तरह से क्रायोजेनिक प्रोपल्शन होगा। अगला प्रश्न है, मचपुल्ली कैफत भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या फिर कथक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। हाल ही में विजयवाड़ा में 3रा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव शुरू किया गया। कुचिपुड़ी भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में गिना जाने वाला एक पूर्व प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जो भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव में उत्पन्न हुई। इस प्राचीन नृत्य रूप को 10वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेखों और 15वीं शताब्दी के मचपुल्ली कैफत जैसे ग्रंथों में स्थान मिला हुआ है।
इसलिए विकल्प ए सही है। इस नृत्य के संगीत वाद्य यंत्रों में आमतौर पर झांझ, मृदंगम, तंबूरा, वीणा और बांसुरी शामिल होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। अंतिम प्रश्न है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में परामर्शदाता समितियों के संबंध में कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? यह केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी होती है। इनमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इनका गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है या फिर इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इनमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। परामर्शदात्री समितियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी होती हैं, जिनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संबंधित मंत्रालय के प्रभारी मंत्री या राज्य मंत्री उस मंत्रालय की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन समितियों की संरचना, कार्यों और प्रक्रियाओं के संबंध में दिशा निर्देश इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। एक समिति की अधिकतम सदस्यता 30 और न्यूनतम 10 होते हैं। इन समितियों का गठन आमतौर पर लोकसभा के आम चुनावों के बाद नई लोकसभा के गठन के बाद किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इनमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001, 2002, 2003 या फिर 2004? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।